गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसिडिक स्ट्रेंथ। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी के बाद मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करना शुरू किया था। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एसिड के बारे में 3 डेफिनीशन बताई थी। 3 डेफिनीशन आपको याद रखनी है एसिड और बेस के लिए। आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, सेकेंड मैंने बताया था ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, तीसरा मैंने बताया था आपको लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तीन बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आर्हेनियस कहते हैं कि जो आर्हेनियस एसिड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ रिलीज करता है। जो आर्हेनियस बेस होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है जेंटलमैन। ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन मतलब H+, और जो बेस होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। लुईस एसिड के बेस के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होती है उसे लुईस एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है उसे हम लुईस बेस कहते हैं। खैर ये बात अलग है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कोई एसिड है वो प्रोटॉन रिलीज करेगा और उसका जो एनाइन बनेगा, एनाइन की स्टेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि अगर Ha प्रकार का कोई एसिड है जो कि H+ और A- में ब्रेक हो रहा है, दिस वन इज एनाइन, तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज करेगा तो A- दैट इज एनाइन जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज करेगी। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, हमेशा ध्यान रखना है। और ये जो रिवर्सिबल साइन है, रिवर्सिबल साइन indicates the equilibrium between H+, A- and Ha।
तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम में कि कांस्टेंट आता है K इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। ये रिप्रेजेंट करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोल पर लीटर। ध्यान देने वाली बात है जेंटलमैन कि Ka इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड। और ध्यान रखना है कि Ka इंक्रीजेस Ka इंक्रीज करने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। अच्छा, 10th क्लास में आप एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ के आते हैं, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस तो pH डिक्रीजेस। ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि pH इज इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जेंटलमैन, ये इंक्रीज करेगा तो pH क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो सिमिलरली जो pKa होता है वो माइनस लॉग Ka हो जाता है, मतलब Ka इंक्रीज करने पर जो pKa होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। सो यू कैन से दैट जेंटलमैन कि यदि आपको 2 या 3 वैल्यू किसकी दी जाए, Ka की दी जाए, तो यहाँ से समरी क्या निकली? यहाँ से समरी ये निकली कि मैं लिख सकता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ Ka is inversely proportional to value of pKa। एक पॉइंट। अच्छा, अब एनाइन पर देखिए क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को सामान्यता, अभी हम कार्बो लास्ट लेक्चर में कार्बो एनाइन की जब बात कर रहे थे तो क्या सीखा था कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को सामान्यता कौन बढ़ाता है? माइनस आई इफेक्ट। भाई, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को सामान्यता कौन बढ़ाता है? माइनस आई इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनाइन की स्टेबिलिटी होगी, मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, वो माइनस आई इफेक्ट के आने पर बढ़ जाएगी और प्लस आई के इफेक्ट के आने पर कम हो जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to minus I effect and inversely proportional to plus I effect। एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट लगने पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी और प्लस आई इफेक्ट लगने पर जेंटलमैन जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके, ध्यान ये देना है कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर।
ये भी ध्यान देना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब हमारे पास परसेंटेज एस करेक्टर के 3 केस हैं, sp3, sp2, sp। तो sp3 से sp2 और sp2 से sp की तरफ जाने पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी सर। ये आपको ध्यान देना थोड़ा सा। आगे और भी कुछ फैक्टर होंगे जो एसिडिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करेंगे, तो उनको भी क्रम से डिस्कस कर लेंगे जब उनका चांस आएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ में रूल नंबर 1 क्या चलता है कि हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 चीजें होती हैं। इन एमपीटी का मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक सेक्शन होता है पीरियड और दूसरा सेक्शन होता है ग्रुप। पीरियड में हम हमेशा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाते हैं। ग्रुप में हम हमेशा टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब एमपीटी में कभी आप बात करो तो एमपीटी में एस ब्लॉक की चर्चा करते हैं, पी ब्लॉक की चर्चा करते हैं, लेकिन आप गौर से जरा देखें कि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हम पी ब्लॉक में जाते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक के तो मेटल ही होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम कार्बन की बात करें, कार्बन के बाद कौन आता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। नाइट्रोजन, देन क्या आता है, ऑक्सीजन, देन क्या आता है, फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। बात हो रही है H+ देने की, मतलब अगर हम इनके हाइड्राइड बनाएं, अगर हम इनके हाइड्राइड बनाएं तो कार्बन का हाइड्राइड पॉपुलर क्या बनता है, मीथेन। एन का हाइड्राइड क्या बनेगा, अमोनिया। ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या बनेगा, जल। और फ्लोरीन का हाइड्राइड क्या बनेगा, HF। तो एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर। रूल नंबर 1 हुआ ये, मतलब आप बहुत ही बात को समझ लें कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर
मतलब अगर मैं यहाँ पे सिलिकॉन कर दूँ तो ये SiH4 हो जाएगा, यहाँ फॉस्फोरस कर दूँ तो ये PH3 हो जाएगा, यहाँ सल्फर कर दूँ तो ये H2S हो जाएगा और यहाँ HCl हो जाएगा और ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, हम बात करें ग्रुप की, रूल नंबर 2। प्यारे बच्चों, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि वी आर डिस्कसिंग द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस की चर्चा करने में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर चुके हैं। हम एसिडिक स्ट्रेन डिस्कस कर रहे हैं। रूल नंबर 2, in a group from top to ऊपर से नीचे जाने पर, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिक्रीज होगी ना, होती है डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, बट साइज इंक्रीज, साइज इंक्रीज करता है। तो होता क्या, देखो अगर हम हाइड्राइड की बात करें, हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन्स, जिनको हम बोलते हैं हेलोजन एसिड, या हाइड्रोजन हेलाइड। HF की बात करें, उसके बाद HCl की बात करें, HBr की बात करें और HI की बात करें, ये ग्रुप 17 के हाइड्राइड हो गए, जिनको आप बोलते हैं पानी के साथ मिक्स कर दो तो हेलोजन एसिड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, फ्लोरीन क्लोरीन। अब अगर इसमें से हम प्रोटॉन निकाल दें आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो अगर प्रोटॉन में निकाल दूं तो प्यारे बच्चों एनाइन क्या बनेगा, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, साइज इंक्रीज करने पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। साइज बड़ा हो गया आयोडीन का, तो हम लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, जिसको मैंने कल बताया था और आप भी बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस, इंक्रीजेस। I माइनस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दूसरी बात क्या है कि ये जो बॉन्ड है, दूसरा फैक्टर समझो, पीएच बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये जो H+ है ये आसानी से रिलीज हो जाएगा, तो ये आसानी से रिलीज ही तो करना है हमें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी।
एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, H+ आयन रिलीज easily. जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बॉन्डिंग पढ़ते हैं और भी ढेर सारे कई चैप्टर्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन पढ़ा आपने, और हाइड्रोजन में जैसे वाटर आता है ना। अभी पी ब्लॉक भी पढ़ते हैं, जैसे बोरॉन कार्बन फैमिली, 12th क्लास में भी पी ब्लॉक आएगा। तो जैसे छोटे छोटे ये क्वेश्चन आने चाहिए आपको, जैसे कि H2O है और H2S है, तो ये ग्रुप पे हो गया क्वेश्चन। ओके, अब ये ग्रुप पे हो गया तो H2S की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। उसका कारण है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ H+, HS- OH-, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे CH4 की बात की जाए, ये ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी इसकी, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है, मान चलो कि आपको ईथेन दे दिया जाए, ये सब पढ़ चुके हैं आप, IUPAC हाइड्रोकार्बन है, ये अल्कीन है ईथीन, और ये एसिटिलीन है। तो मैंने बताया आपको ये sp3 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है और ये sp। तो परसेंटेज S करेक्टर बढ़ने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। So you can say that alkynes, हाइड्रोकार्बन में ध्यान रखेंगे, आर मोर एसिडिक देन alkene, are more acidic than alkene. एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हाइड्रोकार्बन में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, भाई अल्काइन और अल्कीन कैसे का हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड। और अल्कीन कैसा है? सैचुरेटेड, जिसको आप पैराफिन्स बोलते हैं, अल्कीन को ओलिफिन्स बोलते हैं। जैसे मान चलिए कि ये क्वेश्चन CH3 है, ये एमाइन है,
एसिटिलीन है, और ये एल्कोहल है। जेंटलमैन, यू कैन सी दैट यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोड देखो, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन में अगर कंपेयर करोगे, ये कार्बन क्या है sp3, ये नाइट्रोजन क्या है sp3, ये कार्बन क्या है sp, ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो रूल नंबर 1 हम क्या फॉलो कर रहे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन अल्काइन। यस, और अब यहाँ पे देखो तो कार्बन से ज़्यादा, देखो दोनों एटम प्यारे बच्चों क्या है sp3। तो दोनों एटम जब sp3 हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज एस करेक्टर के हिसाब से तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हुई, लेकिन हम पीरियड में जाएंगे तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो 2 इज मोर एसिडिक देन 1। फॉर्मिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जेंटलमैन, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, 3 कार्बन होगा। यू कैन सी दैट कि ये H+ के फॉर्म में निकलेगा बिकॉज ये ऑक्सीजन से कनेक्ट है, कई बार मैंने बताया। फिर से आप याद रखें कि दोज हाइड्रोजन एटम्स which are directly attached with sp carbon इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा are acidic and replaceable। तो ये सभी H क्या होगा एसिडिक, सभी H क्या होगा एसिडिक, मतलब ये निकल जाएंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। अगर ये H+ निकल गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो आप देखो कि यहाँ पे जो H है उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, 0। यहाँ पर ये भाई साहब +I दे रहे हैं और इनका +I और भी ज़्यादा है क्योंकि कार्बन बढ़ गए। तो +I एसिडिक स्ट्रेंथ +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। as +I increases।
हमेशा ध्यान रखना है कि H प्लस निकलने के बाद, H प्लस निकलने के बाद यदि जो एनायन बन रहा है H प्लस निकलने के बाद जो एनायन बन रहा है उस एनायन की स्टेबिलिटी को -I प्रभाव बढ़ाता है, लेकिन +I क्या करता है, कम करता है। तो ये H प्लस निकलने के बाद ये प्रोटॉन निकल जाएगा, ये प्रोटॉन निकल जाएगा, ऐसे ये प्रोटॉन निकल जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब जब ये +I देगा, +I का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, उसको फैलाना है, डिस्पर्स करना है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो ध्यान रखना है कि ये हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में हम एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करेंगे तो हम +I इफेक्ट और -I इफेक्ट के चलते हम एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस प्रकार एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी। देखिए, मान चलिए कि एक ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड है, इसका नाम है। हमने यहाँ sp3 कार्बन पर प्यारे बच्चों एक क्लोरीन लगा दिया। ये क्लोरीन -I प्रभाव देता है, मैंने लिखवाया है। मान चलिए कि sp3 कार्बन पर हमने दो Cl लगा दिए, तो ये -I और ज़्यादा हो गया। मान लीजिए कि हम 3 Cl लगा दें, हमने 3 Cl लगा दिए तो अब -I और ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम हो गया, अब तो लग नहीं सकते। तो इस वाले केस में अच्छा, अब ये बात हमें पता है क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I प्रभाव आने से एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। भाई ये तो +I दे रहा ना, मिथाइल एल्काइल ग्रुप है, ये तो +I दे रहा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन किसमें होगा, इसमें होगा, क्योंकि -I प्रभाव लग रहा है, तो इसमें -I क्या है, मैक्सिमम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम। तो सबसे ज़्यादा, अब अगर इसमें हम ऑर्डर लिखेंगे अगर इसमें हम मॉडल लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, 4, then 3, then 2 and then 1। फिर से क्वेश्चन एक यही इसी प्रकार का है। ये एसिटिक एसिड है जेंटलमैन, हमने यहाँ sp2 कार्बन पर एक NO2 लगा दिया है, फिर हमने एक फ्लोरीन लगा दिया है, फिर हमने एक Cl लगा दिया है। तो मैंने ऑर्डर लिखवाया था -I प्रभाव का
कि NO2 का -I F से ज़्यादा होता है और F का जो -I है वो Cl से ज़्यादा है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये खींचेगा और ये खींचेगा। ये -I के केस है और ये +I, तो ये तो सबसे पीछे जाएगा। -I में सबसे ज़्यादा क्या है 2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। 2 के बाद क्या आएगा 3 के बाद 4 और 4 के बाद 1। ये 4 फॉर्मूले, 4 स्केलेटन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के दिए गए हैं। जरा देखें, इसमें एक F लगा हुआ है, 2 कार्बन है, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 कार्बन है, F थोड़ा पास में आ गया, तो इन दोनों में -I किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, पास में आ गया। इसमें -I है नहीं, इसमें ये जो 2 कार्बन का स्केलेटन लगा हुआ है ये +I देगा जेंटलमैन, और इसमें 1 कार्बन का ये मिथाइल लगा हुआ है तो ये +I देगा। यहाँ ये -I देगा, ज़्यादा देगा, और यहाँ पे ये -I देगा लेकिन कम देगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, -I इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन होगा, सेकेंड, देन फर्स्ट। +I इसमें कम है तो ये अच्छा एसिड होगा, और सबसे पीछे क्या जाएगा, 3 जाएगा। सो रिमेंबर वन थिंग कि इंडक्टिव इफेक्ट कितना महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कार्बोकैटायन, कार्बो एनाइन और एसिडिक स्ट्रेंथ के फैक्टर डिस्कस किए। बेसिक स्ट्रेंथ में भी हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कराऊंगा कि इसी को पलट देना है। बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और -I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट की चर्चा करेंगे, और तब तक आप इससे पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। रिएक्शन मैकेनिज्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू डिस्कस द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द JEE एंड NEET एज वेल एज NCERT। ओके, ऑल द बेस्ट।